नमो नमः। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य मम्मट द्वारा रचित ग्रंथ काव्य प्रकाश पे। ये एक साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है। इस पे हम आज बातचीत करने वाले हैं, जिसमें हम काव्य के लक्षण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसी के बेसिस पे किस तरह 10 उल्लासों में आचार्य मम्मट ने इसको टेक्स्ट को विभाजित किया है, उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ काव्य प्रकाश, इंट्रोडक्शन टू काव्य प्रकाश। सो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में हमें काव्य का लक्षण देखने को मिलता है, जिसमें शुरू में मंगलाचरण है, उसके बाद काव्य के प्रयोजन हैं, उसके बाद काव्य के साधन इत्यादि जब आचार्य मम्मट बताते हैं, उसके बाद फोर्थ कारिका में यानी कि चतुर्थ कारिका में हमें काव्य का लक्षण देखने को मिलता है। आचार्य मम्मट ने काव्य का जो लक्षण बताया है वो इस तरह है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि यहाँ पे तद का क्या मतलब है। तद पद यहाँ पे सर्वनाम के रूप में आया है, सर्वनाम पद है यहाँ पे ये। और पिछली कारिका में जो द्वितीय कारिका है उसमें काव्यम यशसे अर्थकृते वाली जो कारिका है, तो काव्यम शब्द के लिए ये प्रयोग किया गया है। आचार्य मम्मट ने दूसरी कारिका में काव्यम संज्ञा के तौर पे यूज़ किया है। उसी की कॉन्टिन्यूएशन में ये शब्द यहाँ पे यूज़ करने के लिए तत् सर्वनाम का इन्होंने प्रयोग किया है। तो तत् से यहाँ तात्पर्य है जो काव्य है, इसलिए यहाँ तत्पद जो है वो काव्य का परामर्शक है। ठीक है, तो शब्दार्थौ तत् से यहाँ क्या तात्पर्य है। शब्दार्थौ तत् से यहाँ यह तात्पर्य है कि शब्दार्थौ काव्यम यानी शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य पद के वाच्य होते हैं। यानी शब्द और अर्थ ये दोनों काव्य है, इन दोनों को मिलाकर काव्य बनता है। ना केवल शब्द काव्य है, ना केवल अर्थ काव्य है, इन दोनों की समष्टि, इन दोनों का संगम काव्य कहलाता है। अब हम वापस अपने लक्षण पर आ जाते हैं। इस लक्षण में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लक्षण दिया गया है कि तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यहाँ पर ये जो शब्दार्थौ पद है ये विशेष्य है। ठीक है, और इसके लिए आचार्य मम्मट ने यहाँ पर 3 विशेषणों का प्रयोग किया है। ठीक है, और वो विशेषण क्या है। अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापि। यानी जो काव्य है वो अदोषौ दोष रहित होना चाहिए, सेकंड सगुणौ गुण सहित होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या दिया है अनलंकृति पुनः क्वापि, उसमें अलंकार होने चाहिए, लेकिन अलंकार अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, तो भी यानी तो भी वह काव्य कहलाएंगे। तो ये आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण था, जो लक्षण बहुत पॉपुलर है काव्य जगत में, और कई जगह पर काफ़ी लोग इसको सटीक लक्षण मानते हैं, कुछ लोग इसका खंडन करते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कभी। लेकिन आचार्य मम्मट ने जो लक्षण दिया है इसी के बेसिस पे मैं कहूँगी, मुझे लगता है कि इसी के बेसिस पे जिस तरीके से उन्होंने अपने काव्य प्रकाश की फ्रेमिंग की है कि आपको जो साहित्य शास्त्र की जो चीज़ें हैं वो आपको समझानी हो अगर, और आप अगर किसी को समझाओ अपने टेक्स्ट के थ्रू, तो आप कैसे उन्हें समझाओगे। तो सबसे पहले उन्होंने लक्षण दे दिया है। अब लक्षण के आधार पर वो आगे के आने वाले उल्लासों को, उसके अंगों को, काव्य के अंगों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लक्षण। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लक्षण मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले जो 10 उल्लास हैं उनमें जिन जिन चीज़ों की इन्होंने व्याख्या की है, जिन जिन चीज़ों को इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिन जिन टर्म्स को इन्होंने बताया है, वो सारे टर्म्स जो हैं वो इस लक्षण में आए हुए शब्द के ऊपर है। मतलब अगर दोष की बात हो रही है तो आगे दोषों के ऊपर वर्णन है, काव्य की बात हो रही है तो काव्य के ऊपर वर्णन है, अगर इन्होंने गुणों की बात की है तो गुणों के ऊपर वर्णन है, अलंकारों की बात की है तो अलंकारों के ऊपर वर्णन है। तो मेरे हिसाब से ये जिस तरीके से काव्य प्रकाश की जो फ्रेमिंग की गई है कि आप पहले लक्षण दो, उसके बाद आप उसमें जो लक्षण में आए हुए शब्द हैं उन शब्दों को आप स्टेप बाय स्टेप रखो, और इस तरीके से रखो कि अगर आपका कोई विद्यार्थी आपके ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप पे चला गया तो इसका लिंक पिछले वाले चैप्टर से कुछ था ही नहीं, या उसने कुछ मिस कर दिया, या उसको पहले वो पढ़ना चाहिए था जो अगले चैप्टर में है। तो उन्होंने इस तरीके से नहीं किया है, उन्होंने बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया है। तो आज अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों के बारे में बात करेंगे कि शब्दार्थों से यहाँ पे क्या तात्पर्य है। तो शब्दार्थों में दो हम शब्द देखते हैं, 2 पद देखते हैं, शब्द और अर्थ।
अब हम आते हैं द्वितीय उल्लास में। द्वितीय उल्लास में जैसे कि हमने कहा कि हम शब्द और अर्थ की बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम शब्द और अर्थ की बात करेंगे, तो सबसे पहले मतलब प्रथम के बाद द्वितीय उल्लास में उन्होंने सबसे पहले शब्द और अर्थ को बताया है। जैसा कि उन्होंने शब्द और अर्थ की समष्टि को काव्य बताया, अब वो शब्द और अर्थ क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए, टाइप्स ऑफ शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए, अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए, टाइप्स ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने द्वितीय उल्लास की रचना की है और उसमें इन्होंने शब्द और अर्थ के बारे में बताया है। टाइप्स ऑफ शब्द से मेरा ये तात्पर्य है कि जो आपने सुना भी होगा, जो 3 प्रकार के शब्द और अर्थ होते हैं, यानी कि वाचक, लक्षक और व्यंजक, जिनके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, और इनके पीछे जो 3 शब्द शक्तियाँ काम करती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पे हम शब्द और अर्थ के बारे में जानते हैं द्वितीय उल्लास में। द्वितीय उल्लास तक आते आते इन्होंने 2 प्रकार की व्यंजना बताई, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो जो शाब्दी व्यंजना के बारे में इन्होंने बताया वो 2 प्रकार की इन्होंने बताई थी, जिसको 2 कैटेगरीज में इन्होंने बांटा था। वो 2 व्यंजना कौन सी है? अभिधामूला और लक्षणामूला। यहाँ तक इन्होंने द्वितीय उल्लास में इसके बारे में बताया। अब इन्होंने तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना का निरूपण किया है कि आर्थी व्यंजना क्या होती है। तो तृतीय उल्लास में हम आर्थी व्यंजना का निरूपण पाते हैं। अब तृतीय उल्लास में इन्होंने आर्थी व्यंजना का निरूपण किया है, उसके समस्त भेदों के साथ, उदाहरणों के साथ कि आर्थी व्यंजना क्या होती है उसकी व्याख्या इन्होंने यहाँ पर की है तृतीय उल्लास में। इस तरह तृतीय उल्लास तक आते आते शब्दार्थों की व्याख्या पूरी हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चतुर्थ उल्लास में। अब क्रम के हिसाब से इनको जो इस विशेष्य पद शब्दार्थों जो है इसके लिए आए हुए विशेषणों का व्याख्यान देना चाहिए था, जो कि है दोषौ, सगुणौ और अलंकृति पुनः। इसका इनको व्याख्यान देना चाहिए था, लेकिन इसको इन्होंने ना देकर काव्य के बारे में बताया है। काव्य यानी इन्होंने तत् शब्द जो लक्षण में आया है, जो जिसको हमने बताया था कि तत् जो है ये सर्वनाम पद है फॉर काव्य, उसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। इसका कारण यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो हम विशेषण पद की बात कर रहे थे, अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापि, इसकी जो हम बात कर रहे थे, ये सभी शब्द जो हैं ये काव्य के धर्म है ना, ये काव्य के धर्म है। लेकिन जब तक हमें धर्मी के बारे में पता नहीं चलेगा, यानी जो काव्य है उसके बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक हम उसके धर्मों के बारे में कैसे जानेंगे। सपोज जैसे अगर आप मुझे नहीं जानेंगे तो मुझ में जो धर्म है उनको आप कैसे जानेंगे। अगर आप सपोज कोई बॉटल देखते हैं, उस बॉटल को जब तक आप नहीं देखेंगे तो उसमें जो पाए जाने वाले धर्म हैं कि ये प्लास्टिक है, ये ग्रीन कलर की है, या ये कैप वाली है, या ये कैसी है, उसको आप कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात हो रही है उसको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले धर्मी यानी जो काव्य है उसके बारे में बात करते हैं। और जो काव्य है वो हम सबको पता है कि 3 प्रकार का माना जाता है साहित्य जगत में, संस्कृत साहित्य जगत में, जो कि इस तरह है। उत्तम काव्य जिसको हम बोलते हैं ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य जिसको हम बोलते हैं गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और अधम काव्य जिसको हम बोलते हैं चित्र काव्य, हमारे साहित्य जगत में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के काव्य माने जाते हैं। तो चतुर्थ उल्लास में हम ध्वनि काव्य के बारे में जानते हैं। जो ध्वनि काव्य है उसके भेद और उपभेदों के बारे में जानते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो चतुर्थ उल्लास इज ऑल अबाउट ध्वनि काव्य यानी उत्तम काव्य। एक चीज़ मैं बता दूँ, हम इसी उल्लास में यानी 4th उल्लास में ही हम रस के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य मम्मट जो रस के बारे में बताते हैं, जो रसों का एग्जाम्पल देते हैं, लक्षण देते हैं, वो इसी उल्लास में पाया जाता है। पंचम उल्लास में हमें काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के बारे में जानने को मिलता है। इसको आचार्य मम्मट ने इसके भेदों के साथ, उनके उदाहरणों के साथ समझाया है। तो यहाँ पर हम काव्य का दूसरा भेद पाते हैं पंचम उल्लास में। उसके बाद आता है 6th उल्लास। अब काव्य प्रकाशकार मम्मट 6th उल्लास में यानी 6ठ उल्लास में काव्य के सबसे लास्ट भेद, तृतीय भेद को समझाते हैं, जिसको हम अधम काव्य कहते हैं और जिसको चित्र काव्य भी कहा गया है। इसके बारे में ये बताते हैं। ये काव्य प्रकाश में सबसे छोटा उल्लास है आई गेस। यहाँ तक इन्होंने काव्य को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक तत् शब्दार्थों तक की व्याख्या पूरी हो गई, क्योंकि तत् यानी काव्य, काव्य को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उसके भेदों को, उसके भेदों के अंदर क्या क्या जानने लायक है, उन उदाहरणों को, इन सारी चीज़ों को यहाँ तक इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। शब्दार्थों क्या होता है, शब्द और अर्थ क्या होता है, यहाँ तक इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ सकते हैं काव्य के लक्षण में जो प्रयोग किए गए विशेषण हैं उन पर, यानी अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति पुनः क्वापि। अब हम आते हैं 7th उल्लास पे।
जो काव्य के लक्षण में विशेषण दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला विशेषण है अदोषौ, यानी जो काव्य है वो दोष रहित होना चाहिए। तो सप्तम उल्लास में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। अब दोष रहित होना चाहिए, इसको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि काव्य में दोष क्या क्या हैं। तो दोषों का वर्णन इस सप्तम उल्लास में किया गया है कि हमें पता हो कि काव्य में ये चीज़ें अगर हैं तो वो काव्य में दोष है, वो काव्य के दोष कहलाएंगे। तो उसको दोषों को जानने के लिए सप्तम उल्लास की रचना आचार्य मम्मट ने करी है। इसके बाद हम आते हैं अष्टम उल्लास में, जहाँ पर हम काव्य के लिए जो दूसरा विशेषण इन्होंने प्रयोग किया है काव्य के लक्षण में, जो कि है सगुणौ, यानी कि जो काव्य है वो गुण सहित होना चाहिए। तो गुण क्या है, उन गुणों का विवेचन इस अष्टम उल्लास में आचार्य मम्मट करते हैं। तो गुण क्या होते हैं, और गुण कई बार लोग गुणों को अलंकारों में ही इंक्लूड कर लेते हैं और कई बार दोनों में समझ नहीं आता है। तो इनमें क्या बेसिकली डिफरेंस क्या है, कौन किस पर आधारित रहते हैं या किसको किसकी ज़रूरत होती है, या ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक सेपरेट एंटिटी है, ये क्या है काव्य में। तो गुणों के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है, और गुण कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे गुण को पहचाना जाए, किस रस में कैसा गुण होता है और कौन सा क्या होता है, वो सारा गुणों का विवेचन जो है यहाँ पर हमें अष्टम उल्लास में मिलता है। यहाँ तक हमारा अदोषौ शब्दत अदोषौ शब्दार्थौ और सगुणौ यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली लाइन आती है अनलंकृति पुनः क्वापि, जो कहती है कि काव्य में अलंकार होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर अलंकार नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। तो अलंकार क्या होते हैं, अब अलंकारों के बारे में जानना भी आवश्यक है। तो अलंकारों के बारे में हम जानते हैं नवम और दशम उल्लास में, जो कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दो तरह के अलंकार आचार्य मम्मट ने बताए हैं। तो जो नवम उल्लास है वो इट इज़ ऑल अबाउट शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, यानी जो शब्द सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हम शब्दों से पकड़ते हैं, उनमें जो आए हुए वर्ण हैं उनसे हम अलंकार को कैच करते हैं। तो वो शब्द अलंकार क्या कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनके भी उन्होंने लक्षण दिए हैं कि उसका लक्षण ये है, उसका लक्षण ये है। उसके एग्जाम्पल्स भी उन्होंने बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं शब्द अलंकारों के। उसके बाद दशम उल्लास, आखिरी उल्लास में वो अर्थ अलंकारों के बारे में बताते हैं कि अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं। अर्थ अलंकार का एक मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जो है वो उपमा अलंकार है। जो उपमा है वो आप वर्णों से नहीं पकड़ सकते, शब्दों से नहीं पकड़ सकते, वो आप जब तक उसका अर्थ नहीं जानोगे आप तब तक उसको कैच नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए उन्होंने अर्थ अलंकारों के बारे में बताया है कि अर्थ अलंकार अगर आपको बोलना है कि वो चांद की तरह है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो चांद है, इसका मतलब ये है कि वो उसकी तरह सुंदर है, तो वो अर्थ निकल कर आता है। तो इस तरह के बहुत सारे अर्थ अलंकार हैं जिनके बारे में आचार्य मम्मट ने दशम उल्लास में बताया है, उनके लक्षण बताए हैं, उनके एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो अर्थ अलंकारों के साथ उन्होंने अपना काव्य प्रकाश ग्रंथ समाप्त किया है। इस तरह उन्होंने अपने लक्षण में प्रयुक्त समस्त पदों का विवेचन किया है। उन्होंने पूरे ग्रंथ को इस लक्षण के आसपास रखा है, इस पूरे लक्षण को उन्होंने समेटा है अपने ग्रंथ में। और काव्य के जितने भी विंग्स हैं, साहित्य शास्त्र के जितने भी विंग्स हैं जो एक विद्यार्थी को पता होने चाहिए, वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने लक्षण के अनुसार यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। उनका जो लक्षण है उसमें जो प्रयोग की गई चीज़ें हैं, जो काव्य में आवश्यक है, जो काव्य में चाहिए होती हैं, वो किस तरह होती हैं, क्या होती हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उनके भेद क्या हैं, उपभेद क्या हैं, सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस लक्षण में समेट ली है। और इस लक्षण के आधार पर इसीलिए मैंने कहा कि द मेकिंग ऑफ काव्य प्रकाश एंड काव्य लक्षण, यही इसीलिए मेरा टॉपिक था कि काव्य प्रकाश को उन्होंने इस तरह बनाया है, इस तरह उन्होंने रचना की है काव्य प्रकाश की, कि उन्होंने जो भी अपने लक्षण में शब्द दिए हैं, जो भी अपने लक्षण में पद मेंशन किए हैं, उनके आधार पर उन्होंने संपूर्ण साहित्य शास्त्र को एक विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। आशा करती हूँ अगर आपने मेरा यहाँ तक सुना तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपने सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।